तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमने देख लिया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये सब चीजें भी हमने वहां पर डिस्कशन कर ली थी। तो अब आगे देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को इफेक्ट करने वाले और कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला तो हमने देखा था रॉ मटेरियल था। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल सबसे पहले इफेक्ट करता है। कैसे कि जो रॉ मटेरियल है, पहले क्या होता था कि पहले ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जहां पर रॉ मटेरियल मिलता था वहीं के आसपास या उसी वही जगह पर क्या करते थे, अपनी फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश कर देते थे। ठीक है, जैसे कोरबा, कोरबा में है एनटीपीसी, एनटीपीसी में क्या है, एल्यूमिनियम फैक्ट्री कोरबा में है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो कोरबा में क्या होता है, कोरबा के आसपास जो है एल्यूमिनियम ज्यादा अमाउंट में मिलता है, दैट्स वाई वहां पर उसकी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी गई है। तो जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है वहां पर फैक्ट्री जो है जनरली पहले जो है स्टैब्लिश कर दी जाती थी। तो एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने में रॉ मटेरियल। हर इंडस्ट्रियलिस्ट यही कोशिश करता है कि उसके इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको कहां से मिल जाए, उसको वही आसपास अपने प्लांट के नजदीक आसपास मिल जाए। दूसरा फैक्टर है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, today production is done in many different parts. Production of different parts of the product are done in the different places, quite often in location across the globe, and the brought together and assembled in location. पहले क्या होता था, किसी भी एक सामान का पूरा का जितना पार्ट्स होता था वो एक ही जगह पर बनता था और एक ही जगह पर असेंबल्ड होता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर लोकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सामान जो है बनते हैं। जैसे कि अगर हमको एक कार बनानी है, तो कार बनाने के लिए जो उसके इंजन के लिए जो स्टील चाहिए वो क्या होगा, दूसरे कंट्री में बनेगा। उसके व्हील्स के लिए जो हमको मटेरियल चाहिए वो दूसरे कंट्री में बनेगा। उसका टायर जो है वो दूसरे जगह बनेगा। तो ऐसे करके सारे सामानों को क्या किया जाता है, दुनिया के अलग अलग जगहों पे जो है लाया जाता है और फिर एक जगह पर उसको क्या किया जाता है, असेंबल्ड किया जाता है। तो ये जो पॉसिबल हुआ है कि दुनिया के अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल को लेकर आना और उसके बाद उसका प्रोडक्शन करना, वो किसके कारण से पॉसिबल हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के कारण जो है हुआ है। जैसे इंडस्ट्री की ही बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल की। फार्मास्यूटिकल मतलब क्या होता है, जहां पर मेडिसिन वगैरह बनती है। तो हमारा जो इंडिया है, आपको न्यूज पढ़ ली होगी आप लोग, अभी बहुत सारा न्यूज आ रहा है वैक्सीन के बारे में। तो इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाला क्या है, कंट्री है। लेकिन इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसको वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। कोई भी मेडिसिन, चाहे बीपी की हो, शुगर की हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो इंडिया को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, चाइना से मिलता है। तो इंडिया क्या करता है, चाइना से, वियतनाम से, म्यांमार से, इन सब कंट्रीज से क्या करता है, रॉ मटेरियल मंगाता है और फिर उसको हमारे यहाँ हैदराबाद में क्या करता है, उसको असेंबल करता है। ठीक है, तो ये किसके कारण से पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के कारण। उसी तरीके से जापान, जापान एक ऐसा कंट्री है जो कि पूरा का पूरा ओशन में बसा हुआ है, लगभग लगभग आइलैंड जैसा ही वो क्या है, एक कंट्री है। वहां हर साल ऑलमोस्ट 20 से 22 क्या होते हैं, थंडर स्टॉर्म, तूफान जो है आते हैं। तो वो क्या करता है, आयरन का, देखो जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पर उसको जो है क्या मिलता है, स्टील वगैरह या स्टील या आयरन और जो है उसको नहीं मिलते हैं। तो वो क्या करता है, इंडिया जैसे कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से क्या करता है, रॉ मटेरियल आयरन का मंगाता है, आयरन, और उसको अपने यहाँ क्या करता है, बनाता है। और एक चीज देखो, जापान की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी है और दुनिया की वो एक ऐसी कंट्री है जहां पर रॉ मटेरियल आयरन का नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी दुनिया को सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का आयरन जो देता है वो कौन है, जापान है। क्यों, क्योंकि उसके यहाँ ये टेक्नोलॉजी है। तो जापान के यहाँ ये चीज क्यों पॉसिबल हो पाई, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में क्या क्या आती हैं, आपका वाटर भी हो सकता है, रोड्स के भी थ्रू हो सकता है, रेल्स के थ्रू भी हो सकता है, एरोप्लेन्स के भी थ्रू हो सकता है। तो बहुत सारे वेरियस क्या है, मीडियम्स है जिसके थ्रू क्या होता है, सामानों का एक्सचेंज जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है होता है। तो दूसरा फैक्टर है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्लांट वहीं पर स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या हो, अच्छी अवेलेबल हो। ऐसे जगह पर नहीं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल ही ना हो।
ठीक है। क्यों ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ गई? क्योंकि रॉ मटेरियल लाना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट को लेके जाना है, इन सब चीजों के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है पावर और एनर्जी। अब अगर प्लांट बना रहे हो तो प्लांट को तो अब मशीन से ही रन कराओगे। अब मशीन को रन करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी जो है कहाँ मिलेगी? जहां पर हाइड्रल प्रोजेक्ट्स होगा, जहां पर थर्मल प्रोजेक्ट्स होगा। तो इसीलिए कोई भी प्लांट या कोई भी इंडस्ट्रीज कोशिश ये की जाती है कि ऐसे जगह पर स्टैब्लिश की जाए जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिल जाए? इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाए। देखो, electric power to keep the machine in factory going. Electricity is produced from the coal, hydel power station, wind, solar energy, nuclear energy. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कोल से बनता है, हाइड्रल पावर से बनता है, विंड एनर्जी से बनता है, सोलर एनर्जी से बनता है, न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है। तो इन सब एनर्जीज से जो है क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी बनता है। Coal is a heavy material. Also, a large amount of ash is produced when the coal is burned in the power plant burned to generate energy. The substance for coal is diesel, but not only does it pollute the environment, it is available in nature in limited quantities. तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है? कोयले से। आज के डेट में सबसे ज्यादा कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो कोयला है ये क्या है? हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, प्लस इन्वायरमेंट को ये पॉल्यूट करता है, साथ ही साथ ये लिमिटेड अमाउंट में क्या है? प्रेजेंट है हमारे अर्थ के नीचे। Therefore, alternate source of energy are now being explored. इसीलिए हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं? अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है यूज करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, फ्रॉम द एनर्जी फ्रॉम वेस्ट हो गया, और ऑफ द मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव सोर्स इज द हाइड्रल एनर्जी विच इज जनरेटेड बाय द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स। और सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? डैम्स कंस्ट्रक्ट करके जो इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है? प्रोड्यूस की जाती है। बट द प्रॉब्लम ऑफ दिस डैम बेस्ड पावर जनरेशन इज द वैल्यूएबल फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड एंड द विलेजेस आर सबमर्ज्ड। लेकिन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जब डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके कारण से क्या होता है? जो जंगल होती है वो खराब हो जाती है, जो एग्रीकल्चर करने का लैंड होता है वो खराब हो जाता है, जो विलेजेस होते हैं, जो गांव होते हैं, बरसात के दिनों में डूब जाते हैं। स्मॉल एंड मीडियम डैम्स और द हाइड्रल डैम स्टेशन और माउंटेन स्लोप्स कुड बी अल्टरनेटिव। तो डैम्स बनाने से ज्यादा अच्छा है कि आप छोटे क्वांटिटीज में क्या करो? डैम्स का प्रोडक्शन करो। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, जो स्लोप वाले एरियाज होते हैं, जैसे माउंटेन्स वाले एरिया होते हैं जहां पर वाटर फ्लो होता है, वहां पर भी डैम्स बनाकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्टेट्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज कंटिन्यूअसली अवेलेबल है हायर चांस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली ज्यादा रहेगी वहां पर इंडस्ट्रीज भी क्या होंगी? ज्यादा लगेंगी। क्यों? क्योंकि मशीनों को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब एक ऐसा स्टेट है जहां पर पूरे 24 घंटे में 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है, बाकी 14 घंटे नहीं आती है। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या वहां पर अपना प्लांट सेटअप करेगा? आंसर है नहीं करेगा। वो ऐसे लोकेशन पर अपना इंडस्ट्री सेटअप करने की कोशिश करेगा जहां पर उसको इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स जो है मिलता रहे। ठीक है। इसीलिए एनर्जी का जो इंपॉर्टेंस है किसी भी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल जो है प्ले करता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है ये तो हमने देख लिया, बहुत सारे मेथड्स है जिसके थ्रू हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। कोल से मिलता है, सोलर से मिलता है, हाइड्रल से मिलता है, विंड एनर्जी से मिलता है, इन सब से जो है हमको मिलता है। उसके बाद जो अगला फैक्टर है जो कि किसी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मार्केट। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है, आपके पास रॉ मटेरियल भी है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन अगर आपके पास उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर आपके पास मार्केट नहीं है तो फिर आपके प्रोडक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप बस बनाकर स्टॉक में क्या करते जा रहे हो? रखते जा रहे हो। ठीक है। तो अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर बनकर तैयार है तो उसको बेचने के लिए आपके पास मार्केट भी जो है अवेलेबल जो है होना चाहिए। पहले क्या था? 1991 से पहले जो मार्केट था पूरा ग्लोबलाइजेशन जो है नहीं हुआ था, तो जिस कंट्री में कोई सामान बनता था उसको उसी कंट्री में क्या करना पड़ता था? कंज्यूम करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। अगर आज के डेट में अगर आप यहाँ पर रहकर अगर कोई सामान बना रहे हो तो उसको आप फॉरेन कंट्रीज में भी क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। ठीक है। सो अ प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड थ्रू द मार्केट। जो भी प्रोडक्ट होता है वो कंज्यूम कैसे होता है? मार्केट के थ्रू होता है। सो ऑल प्रोड्यूस हैज टू बी टेकन टू द मार्केट। इसीलिए हमारे पास जितने भी प्रोड्यूस हैं सबके प्रोडक्ट को हमको कहाँ पहुंचाना पड़ता है? मार्केट।
कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर ऑफ मार्केट्स ऑल्सो इम्पैक्ट्स द सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो मार्केट का जो नेचर है वो भी क्या करता है, किसी भी इंडस्ट्रीज के सेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। When we say market, it does not relate to the reducing transportation costs, but also increasing the consumption of the new products and the ensuring consumers' interest in the product is retained by the making the product attractive and the uh, ensuring quality। देखो, जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जहां पर हमारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है उसी के नियर में हमारा क्या हो, मार्केट हो। जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो हो ही, प्लस साथ ही साथ जहां पर हमारा जो गुड्स जो बना हुआ है, जो हमारा प्रोडक्ट जो बना हुआ है उसको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर भी वहां पर होने चाहिए। और जो चीज हमने बनाई है उस चीज को खरीदने वाले, मतलब उस चीज की डिमांड वहां पर जो है होनी चाहिए। तो ऐसे लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। Expansion of market requires standardization so that the product is demanded and the consumed over the large area। प्लस मार्केट एक ऐसा लोकेशन पर होना चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या हो, रीच हो, उस लोकेशन पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, परचेस करने के लिए पहुंच सके। To sell the product across the world, people need to have a similar thought, interest and the consumption pattern throughout the world। अब 1991 से पहले क्या था देखो, to understand we can consider the example of the mobile in the last 25 year। In 1991 very few companies used to manufacture mobile set and the very few people owned them because they did not have access। जैसे मार्केट की इंपॉर्टेंस आप एक चीज समझ लो, लास्ट 25 इयर्स में जो हमारा सेल फोन है, जो हमारा मोबाइल फोन है, उसका जो कंजम्पशन है मार्केट में वो क्या हुआ है, काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप आज से 15 से 20 साल पहले जाओ तो 15 से 20 साल पहले बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिनके पास क्या था, सेल फोन थे, मोबाइल फोन थे। क्यों? क्योंकि सबकी जो रीच है वो वहां पर नहीं थी, सब वहां पर एक्सेस नहीं कर सकते थे। अब इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि सर किसी के पास इनकम जो होगा वो कम रहा होगा, इसीलिए वो उस मोबाइल फोन को एक्सेस नहीं कर पाया होगा, या उस समय ऐसी कोई कंपनीज ही नहीं होगी जो कि जितनी डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उतना प्रोडक्शन कर सके। लेकिन आज के डेट में देखो, आज के डेट में मतलब मार्केट में जितनी फोन की डिमांड है उससे कहीं ज्यादा फोन हमको मार्केट में जो है अवेलेबल जो है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई के रूल से मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसी का सप्लाई भी ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन भी उसी का होगा। टुडे अ नंबर ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चर मोबाइल सेट। पहले कुछ ही कंपनीज थी, जैसे नोकिया थी उस समय, और एक एक मोटोरोला कंपनी थी, उस वैसे कुछ फ्यू कंपनीज ही थी उस समय, नोकिया भी थी और कुछ सोनी फोन थे। ये कुछ ही ऐसे फोन थे जो कि क्या करते थे, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो कुछ ही कंपनीज थी, टेक्नोलॉजी भी कम थी, दैट्स वाई क्या होता था, मोबाइल फोन का जो मैन्युफैक्चरिंग वो कम होता था। लेकिन आज के डेट में मोर देन 100 कंपनीज हैं जो कि क्या कर रही है, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग जो है कर रही हैं कॉन्स्टेंटली, और इनके बीच में एक कंपटीशन भी है। दैट्स वाई किस चीज का कंपटीशन, मार्केट को कैप्चर करने का कंपटीशन, जिसके कारण से इनका मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ है, बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हुआ है। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए आपके पास मार्केट भी अवेलेबल होनी चाहिए, अदरवाइज आपके प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो है, ठीक है। उसके बाद किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो अगला फैक्टर है वो है लेबर। अब देखो, हर काम जो है या हर मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो जो है मशीनों के थ्रू नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं हमको मैन पावर की जरूरत जो है पड़ती ही है। तो इसीलिए किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हम लोग एक ऐसे लोकेशन को चूज करेंगे जहां पर लेबर फैसिलिटी क्या हो, अवेलेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो। तो देखो, स्किल्ड एंड द ट्रेंड लेबर इज नीडेड टू वर्क इन इंडस्ट्रीज। अब हमको स्किल्ड और ट्रेंड लेबर चाहिए जिससे हम लोग इंडस्ट्रीज में क्या करा सके, उनसे वर्क करा सके। वन ऑल्सो नीड स्किल्ड मैनेजर्स, सेक्रेटरीज, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एटसेट्रा। अब अगर एक प्लांट स्टैब्लिश हुई है तो सिर्फ लेबर से ही तो काम नहीं होगा, वहां पर हमको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मतलब वहां पर काम करने के लिए अच्छे स्किल्ड मैनेजर चाहिए,
सेक्रेटरीज चाहिए, कंप्यूटर को रन कराने के लिए प्रोग्रामर्स चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आज के डेट में हर चीज क्या हुई, मशीनों से चल रही, तो मशीनों को रन करने के लिए कहीं ना कहीं हमको कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो जहां पर ह्यूमन पावर अवेलेबल हो वहां पर हम लोग अपने इंडस्ट्रीज को जो है सेटअप करने की कोशिश करते हैं। Industrialization also mandates for a few people to think out the box, make new discoveries, find solution to problem and think differently from the crowd. इंडस्ट्रियलाइजेशन आज के डेट में एक और नए कंसेप्ट पर काम कर रही है कि जो पहले से मार्केट में जो टेक्निक या जो भी थिंकिंग पहले से अवेलेबल है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नई डिस्कवरीज आपको करनी पड़ेंगी। जो चीज पहले हो रही है उसके अलावा कुछ नया चीज आपके पास होना चाहिए, तभी आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है होगी, ठीक है। Developed countries have a large pool of skilled worker, but wage level are high as the worker are organized in the fight for their rights. अब देखो, एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप करने के लिए, उसको सक्सीड करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, तो दूसरी तरफ यही जो लेबर है वो किसी इंडस्ट्रीज के लिए डीमेरिट की तरह भी काम करते हैं। कैसे? अगर किसी कंट्री में जो वर्कर्स हैं अगर वो स्किल्ड हैं और अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, तो अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए तो क्या करेंगे, ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे, जिससे जो कंपनीज का जो प्रॉफिट है, जो इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट है, वो डायरेक्टली क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ लेबर इज वेरी डिफरेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब लेबर की जो प्रॉब्लम है, ये ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के जो लेबर हैं वो ज्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं, ज्यादा फैसिलिटीज की डिमांड करते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जहां पर जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे इंडिया, चाइना, ये ऐसे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है। तो यहाँ पर ये एक डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब के सब क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो यहाँ पर हमको सस्ते दामों में क्या होते हैं, लेबर जो है अवेलेबल जो है हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बेनिफिट है कि मतलब लोअर वेजेस में मिल जाते हैं, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लोग हैं वो क्या है, अनस्किल्ड हैं। इनको पहले हमको क्या करना पड़ता है, स्किल्ड करना पड़ता है, तो इन पर इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। और कई बार तो हमको इनको ट्रेनिंग करने के लिए अब्रॉड भी, मतलब बाहर भी भेजना पड़ता है कि किसी दूसरे कंट्रीज में जाकर ये क्या करें, ट्रेनिंग कर सकें। A significant change in employment pattern in recent time of companies hiring much lesser permanent employees, they keep contractual staff. आज के डेट में जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा वाइसली क्या कर रही हैं, अपने एम्प्लॉइज का जो है सिलेक्शन कर रही हैं। पहले क्या होता था कि किसी भी कंपनीज जो है अगर वो अपने एम्प्लॉइज का हायरिंग कर रही है तो वो क्या करता था, उसको परमानेंटली, मतलब 5 साल 10 साल या पूरे लाइफ टाइम के लिए क्या करते थे, उसको रखते थे। लेकिन आज के डेट में जो कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो है क्या कर रही हैं, अपने स्टाफ को जो है हायर कर रही है, ठीक है। और अगर कोई काम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो क्या कर रही हैं, खुद नहीं कर रही हैं, किसी आउटसाइडर को क्या कर रही है, अपने वर्क को करने के लिए दे रही हैं। दिस हेल्प कंपनीज सेव इन लेबर कॉस्ट। इसके कारण से क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं उनका लेबर कॉस्ट क्या होता है, बचता है। द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। और ये जो चीज है ना, जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वाले जो है, ये मोस्टली हमको देखने को मिलती है कहां पर, डेवलप्ड कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में डिमांड ज्यादा है, उनके वेजेस ज्यादा है, फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए। तो कोई भी कंपनीज क्या करती है, परमानेंट जो है एम्प्लॉइज ना रखकर कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर क्या करती है, कंपनी एम्प्लॉइज को जो है रख लेती हैं, जिससे उनका क्या होता है, मनी जो है सेव होता है, ठीक है।